आज की इस खास चर्चा में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कहानी को समझेंगे, पर हम सीधे 1885 पर नहीं पहुंचेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस के बनने से बहुत पहले भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। तो हम बंगाल से लेकर बॉम्बे, मद्रास और यहाँ तक कि लंदन में बनी उन शुरुआती राजनीतिक संस्थाओं को देखेंगे। बिल्कुल, ये जो शुरुआती संगठन थे ये बस कुछ समूह नहीं थे, बल्कि ये राजनीतिक संगठन बनाने के वो पहले प्रयोग थे जिन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, आप कह सकते हैं कि जमीन तैयार की। तो चलिए इस कहानी को बंगाल से शुरू करते हैं, जो उस समय राजनीतिक गतिविधियों का मतलब एक तरह से एक केंद्र था। हाँ, सारी हलचल वहीं से शुरू हुई। स्रोत बताते हैं कि 1836 में ही बंग भाषा प्रकाशक सभा बन गई थी, लेकिन शायद असली संगठित राजनीति की शुरुआत 1838 की लैंड होल्डर्स सोसाइटी से हुई। हाँ, उसे भारत का पहला संगठित राजनीतिक संघ माना जाता है, और जैसा नाम से ही साफ है, ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए थी। अच्छा। पर यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाएं आईं, जिनमें पढ़े लिखे भारतीय और कुछ मतलब उदार ब्रिटिश भी शामिल थे। और ये लोग एक खास तरीका अपना रहे थे जिसे स्रोत संवैधानिक आंदोलन कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। क्या? इसे ऐसे समझिए कि आप खेल के नियम नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि बार बार रेफरी से अपील कर रहे हैं कि सामने वाली टीम फाउल कर रही है। ये लोग विद्रोह नहीं कर रहे थे। अच्छा। इनका तरीका था याचिकाएं लिखना, सरकार को ज्ञापन सौंपना और ब्रिटिश कानून के दायरे में रहकर ही सुधारों की मांग करना। बहुत दिलचस्प। तो ये छोटी छोटी संस्थाएं आगे चलकर और मजबूत हुईं, जैसे 1851 में 2 ग्रुप मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गए। सही। लेकिन हमारे स्रोतों में एक नाम बार बार आता है जिसे कांग्रेस का सबसे बड़ा अग्रदूत माना जाता है, 1876 में बनी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, इसमें 2 बातें खास थीं। राइट। पहली, इसके नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उस दौर के सुपरस्टार थे। उन्हें राष्ट्रगुरु और बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता था। बिल्कुल। और दूसरी खास बात यह थी कि इसका लक्ष्य एक अखिल भारतीय मतलब एक पैन इंडिया मंच बनाना था। ये वो पहला गंभीर प्रयास था जो बाद में कांग्रेस ने पूरा किया। इसीलिए 1886 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। हाँ, जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो इस बड़ी संस्था ने खुद को कांग्रेस में मिला लिया। यानी बंगाल में एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की प्रयोगशाला तैयार हो रही थी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बंगाल में ही हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मजेदार बात है। लगभग उसी समय बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा जैसे संगठन बन रहे थे, और इनसे दादा भाई नौरोजी और एमजी रानाडे जैसे बड़े नाम जुड़े थे। सही। और फिर 1885 में जिस साल कांग्रेस बनी, उसी साल फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई। फिरोज शाह मेहता, जिन्हें बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता था। हाँ, तो एक तरफ बंगाल में बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दूसरी तरफ बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता। ये दिखाता है कि उस वक्त एक अखिल भारतीय नेता का विचार कितना नया रहा होगा। बिल्कुल। और यही कहानी दक्षिण में भी चल रही थी। मद्रास में मद्रास महाजन सभा जैसे संगठन बन रहे थे। तो पैटर्न साफ है, पूरे देश के पढ़े लिखे लोग एक आवाज में बात करने के लिए मंच ढूंढ रहे थे। और ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं लड़ी जा रही थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ नेता लड़ाई को सीधे अंग्रेजों के घर यानी लंदन ले गए थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। उनका मानना था कि आम ब्रिटिश नागरिक और वहां के सांसद शायद भारत की असलियत से अनजान हैं। अच्छा। अगर उन्हें बताया जाए कि भारत में क्या हो रहा है, तो वे अपनी सरकार पर भारत के साथ न्याय करने का दबाव डालेंगे। वो सीधे सत्ता के केंद्र पर असर डालना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी का नाम बार बार आ रहा है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत, आज भी पढ़ाया जाता है। वो सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, वो एक राजनीतिक धमाका था। नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आंकड़ों से ये साबित किया कि कैसे ब्रिटिश राज भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि आपका शासन अन ब्रिटिश है। हाँ, यानी आपके अपने ही उसूलों के खिलाफ है। ये अंग्रेजों पर एक बौद्धिक हमला था। और उन्होंने ही 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस पूरी पृष्ठभूमि पर, इस वैचारिक जमीन पर
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसके संस्थापक थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी और उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। सही। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक अंग्रेज ने भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी की नींव रखी। ये बात थोड़े अजीब लगती है। इसके पीछे की थ्योरीज क्या हैं? हाँ, यहाँ 3 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है सेफ्टी वॉल थ्योरी। माना जाता है कि ये ह्यूम का ही आइडिया था। सेफ्टी वॉल्व मतलब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जहां भारतीय अपना गुस्सा और अपनी शिकायतें शांति से निकाल सकें, ताकि कोई दूसरा बड़ा विद्रोह ना हो। अच्छा, ताकि प्रेशर रिलीज होता रहे। बिल्कुल, कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। और इसके जवाब में भारतीयों का क्या नजरिया था? वो है दूसरी थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तड़ित चालक। हाँ, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने समझाया। उनके मुताबिक भारतीय नेता ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह कर रहे थे। वो कैसे? अगर कोई भारतीय ऐसा संगठन बनाता तो शायद ब्रिटिश सरकार उसे शुरू होने से पहले ही कुचल देती, लेकिन एक ब्रिटिश संस्थापक के होने से सरकार का शक कम हो गया और संगठन को पैर जमाने का मौका मिल गया। तो एक तरफ अंग्रेज सोच रहे थे कि वो भारतीयों को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय सोच रहे थे कि वो एक अंग्रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। और तीसरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिश। हाँ, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये वाइसरॉय डफरिन और ह्यूम की मिली भगत थी, ताकि भारत के बढ़ते राष्ट्रवाद को एक नरम रास्ते पर मोड़ दिया जाए। सच शायद इन तीनों के बीच में कहीं है। तो कांग्रेस बन तो गई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे हाथों हाथ तो नहीं लिया होगा। बिल्कुल नहीं। शुरू में शायद वाइसरॉय डफरिन ने हरी झंडी दी हो, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने मांगे रखनी शुरू की, उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो सूक्ष्म अल्पसंख्यक यानी मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और लॉर्ड कर्जन का तो बयान बहुत मशहूर है। हाँ, कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करूं। यहाँ तक कि कुछ भारतीय भी इसके आलोचक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। हाँ, तो शुरुआत में कांग्रेस को हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी। इन सब आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस ने अपना काम जारी रखा। इसके शुरुआती अधिवेशन ही अपने आप में एक कहानी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। पहले अधिवेशन में 72 लोग आए, लेकिन अगले ही साल कलकत्ता में यह संख्या बढ़कर 434 हो गई। मतलब ये विचार बहुत तेजी से फैल रहा था। हाँ, पर सबसे दिलचस्प बात है पहले 4 अध्यक्षों का चुनाव। हाँ, ये पैटर्न देखने लायक है। पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, एक हिंदू बंगाली। दूसरे दादा भाई नौरोजी, एक पारसी। तीसरे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथे जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज अध्यक्ष। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस पहले दिन से ये कहना चाहती थी कि हम किसी एक धर्म, जाति या इलाके की पार्टी नहीं है। हम पूरे भारत की आवाज हैं और हम एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष मंच है। यहाँ से कांग्रेस का सफर और तेज होता है। चलिए कुछ उन ऐतिहासिक अधिवेशनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। जरूर। जैसे 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। बिल्कुल। फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। लेकिन इसके ठीक अगले साल 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई, सूरत स्प्लिट। ये नरम दल और गरम दल का झगड़ा क्या था? ये तरीकों का झगड़ा था, पीढ़ियों का झगड़ा था। नरम दल मतलब पुराने नेता अब भी याचिकाओं में विश्वास रखते थे। और गरम दल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नए नेता कहते थे कि प्रार्थना का समय गया, अब संघर्ष का समय है। वो स्वराज को भीख में नहीं बल्कि अपना अधिकार समझकर लेना चाहते थे। और ये दोनों दल वापस एक कब हुए? लगभग 9 साल बाद 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में। अच्छा, लखनऊ पैक्ट। हाँ, यहाँ सिर्फ नरम दल और गरम दल ही एक नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ। और इसी के बाद 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और फिर गांधी युग की शुरुआत होती है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। हाँ, वो अनोखा है क्योंकि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और वो यही अधिवेशन था। और गांधी के आने के बाद कांग्रेस का लक्ष्य और बड़ा हो गया। बिल्कुल,
1929 का लाहौर अधिवेशन एक टर्निंग पॉइंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का प्रस्ताव पास किया गया। और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सही। और आखिर में 1931 का कराची अधिवेशन, जहां सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। ये एक तरह से आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट था। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। कांग्रेस ने एक एलीट क्लब की तरह शुरुआत की और फिर एक जन आंदोलन में बदल गई। बिल्कुल, एक ऐसा आंदोलन जो स्वराज से शुरू होकर पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास का बदलना था। जाने से पहले कुछ और जरूरी तथ्य जल्दी से देख लेते हैं जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। हाँ, और इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह और पहले अध्यक्ष थे आगा खां। एक और सवाल, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, लोग अक्सर एनी बेसेंट का नाम लेते हैं। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थीं, पर वो आयरिश थीं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू बनी। अच्छा, ये एक जरूरी फर्क है। और आखिरी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो हमने उन छोटी छोटी क्षेत्रीय सभाओं से शुरू करके एक अखिल भारतीय संगठन बनने तक का सफर देखा। एक ऐसा संगठन जिसने अपनी शुरुआत याचिकाओं से की और मंजिल पूर्ण स्वतंत्रता पर जाकर खत्म की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने की कहानी असल में भारत में एक साझा राजनीतिक पहचान बनने की कहानी है। ये किसी एक व्यक्ति या एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि दशकों तक चले कई आंदोलनों और विचारों का नतीजा थी। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि शुरुआती कांग्रेस ने संवैधानिक आंदोलन यानी कानून के दायरे में रहकर विरोध करने पर बहुत जोर दिया। जरा सोचिए, भारत की आज़ादी का रास्ता कितना अलग हो सकता था अगर शुरुआती रणनीति 1857 के विद्रोह जैसी ज्यादा आक्रामक होती, न कि ये व्यवस्थित और याचिका आधारित शुरुआत।